गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा देखी। सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण में क्या संबंध है, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि मानव व्यवहार को या समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोशल कंट्रोल एक आवश्यक है, और समाज की व्यवस्था हम कह रहे हैं किस नियंत्रण से बनी रहती है। तो आज हम देखेंगे कि जो मानव आचरण पर या सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, मानव के आचरण पर नियंत्रण किन विधियों के द्वारा समाज के द्वारा रखा जाता है। प्रत्येक समाज में हमने देखा कि नियंत्रण की एक व्यवस्था है, किंतु सभी समाजों में इसके प्रकारों या स्वरूपों में भिन्नता है। यही कारण है कि समाज और सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक दशाओं, व्यक्तिगत व्यवहारों में भी भिन्नता पाई जाती है। सदस्यों के उद्देश्यों, हितों, विचारों के भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही प्रकार के नियंत्रण के से सभी के व्यवहारों को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीण एवं नगरीय, बंद एवं मुक्त, परंपरागत, जनतांत्रिक, एक तंत्र समाज में सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में भिन्नता देखने को मिलती है। कभी पुरस्कार के द्वारा, कभी दंड के द्वारा, कभी औपचारिक एवं संगठित शक्तियों द्वारा, कभी अनौपचारिक तरीके से, कभी असंगठित तरीके से समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। तो यदि हम इनके प्रकारों की चर्चा करें तो हम पहला देखेंगे चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री एक थे कूले और एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों की बात की है, चेतन और अचेतन। तो इन्होंने इसको दो भागों में बांटा, नियंत्रण के प्रकार को या स्वरूप को, चेतन और अचेतन। ये कहते हैं कि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उन्हें निभाने में हमसे कोई त्रुटि या गलती ना हो जाए। जैसे एक क्लर्क अपने ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, बड़े आते हैं तो हम फटाफट अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर हम कार्य करते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श या मूल्यों के अंग बन जाते हैं और जिनके हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुके हैं। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक नहीं सोचना पड़ता, हम स्वतः ही वैसा आचरण करते जाते हैं। जैसे हम ये ध्यान रखेंगे कि किस संस्कृति में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि हमने समाज में देखा कि हमारी संस्कृति कैसी है, तो हम अपनी संस्कृति के अनुरूप जो अचेतन रूप से हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जाति व्यवस्था में आपने देखा कि खान पान, छुआछूत और विवाह के नियमन थे पहले, तो ये आपका चेतन नियंत्रण का उदाहरण है। प्रथाओं को, कानूनों, लोकाचारों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण भी चेतन नियंत्रण होता है, किंतु क्योंकि उन्हें लागू करते समय उनकी उपयोगिता एवं लाभों का हम ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर हम परंपराओं, संस्कारों, धार्मिक विश्वासों द्वारा समाज हमारे ऊपर अचेतन नियंत्रण रखता है, क्योंकि इससे संबंधित नियमों का पालन व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाता है और व्यक्ति स्वतः ही उनका पालन करने लगता है। आधुनिक समय में जैसे हमने देखा कि कानूनों का महत्व बढ़ गया, तो कानून क्या आपका चेतन नियंत्रण का प्रकार है। तो कूले और एल बर्नार्ड ने आपके दो प्रकार के नियंत्रण की बात की, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। चेतन नियंत्रण वो कह रहे हैं कि वो है जो आपके व्यवहार में आप जो करते हो उसके प्रति आप अधिक सचेत रहते हो, सचेत होकर आप व्यवहार करते हो, वो आपका चेतन नियंत्रण है। इसमें वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था के जो प्रतिबंध थे वो कानून आपके चेतन नियंत्रण में आते हैं। दूसरी ओर वो कहते हैं कि अचेतन नियंत्रण होता है, कि अचेतन वो कि जिनको आप पालन या जो व्यवहार आप अचेतन रूप से करते हो, आप सोच समझ कर नहीं करते, वो आपका अचेतन नियंत्रण है। जैसे वो कहते हैं धार्मिक परंपराओं का पालन करते हो, आप संस्कारों का पालन करते हो, तो वो आपका किसका हिस्सा है, आपके अचेतन नियंत्रण का हिस्सा है। तो इस प्रकार से इन्होंने चेतन और अचेतन की बात की। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कॉलमैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के स्वरूपों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष नियंत्रण अब वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि इससे तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता द्वारा, मित्रों द्वारा, गुरुजनों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण। यह नियंत्रण वो कहता है प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव गहरा एवं स्थायी होता है, क्योंकि यही व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के शेष सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा लागू किए जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का यह स्वरूप अत्यधिक सूक्ष्म और छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने को बाध्य करता है। शुरू में तो हम चेतन रूप से नियंत्रित होते हैं,
किंतु बाद में यह नियंत्रण हमारे व्यवहार एवं मूल्यों का अंग बन जाता है और हम स्वाभाविक रूप से उसे मानने लगते हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में तर्क एवं सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉलमैन ही ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की। प्रत्यक्ष नियंत्रण वो कहता है वो है कि जो हमारे बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है, उससे वो कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से वो कहते हैं कि व्यक्ति के शेष सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण विभिन्न समूह और संस्थाओं द्वारा जो हमारे ऊपर नियंत्रण लगाया जाएगा वो आपका अप्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। थर्ड टाइप है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। किम्बल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात की। वो कहते हैं कि सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। जैसे अच्छे आचरण करने वाले छात्र को, श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को प्रशंसा पत्र, धन्यवाद, शाबाशी, मेडल देकर समाज पुरस्कृत करता है। ये वो कहते हैं कि आपके सकारात्मक नियंत्रण है। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए माता पिता द्वारा प्यार करना भी या पुरस्कार देना भी इसका सकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। सकारात्मक नियंत्रण में पुरस्कार प्रदान कर अन्य लोगों को भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित किया जाता है। नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना कुछ भी हो सकता है। आदिम एवं आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी रहा है। तो हमने देखा कि किम्बल यंग ने कौन से दो नियंत्रण की बात की, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक वो कहते हैं कि आपका पुरस्कार देकर आपके व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है, और नकारात्मक वो कहते हैं कि दंड की व्यवस्था समाज करता है। तो इस प्रकार किम्बल यंग ने कहा कि सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण है। नेक्स्ट टाइप है संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। गुरविश तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण का उल्लेख किया। संगठित नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इनका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण संस्थान, परिवार, राज्य, बैंक आदि द्वारा लागू किए गए नियंत्रण इसी श्रेणी में आते हैं। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। संस्कारों, परंपराओं, जनरीतियों, लोकाचारों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण इसी प्रकार का है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है और कुछ व्यवहारों को सीखता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव एवं आवश्यकता के कारण कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करता है। इस प्रकार का नियंत्रण सहज प्रकृति का होता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है। कानून की तरह यह व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता। धार्मिक नियमों को हम सहज नियंत्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट है सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा। लेपियर कहते हैं जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न एवं शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार के स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। सत्तावादी नियंत्रण में शक्ति का उपयोग जन सामान्य की इच्छाओं के विरुद्ध होता है। यदि सत्ताधारी शक्ति का उपयोग समाज की परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और स्वीकृत व्यवहारों के विपरीत करते हैं तो इसे सत्तावादी नियंत्रण कहा जाएगा। निरंकुश एवं तानाशाह शासकों द्वारा इसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है। सत्तावादी नियंत्रण रखने के लिए धमकियों, कूटनीति, अधिकार प्रदर्शन, गुप्त संगठन, प्रलोभन एवं कूटनीतिक एजेंसियों आदि का सहारा लिया जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने को प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में धमकियों, शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावनात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। ऐच्छिक आज्ञाकारिता, अनुभव, वार्तालाप तथा सामाजिक प्रोत्साहन आदि लोकतांत्रिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। इसके अलावा भी हम सामाजिक नियंत्रण के कुछ अन्य स्वरूपों का भी पढ़ते हैं। गिडिंस ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है।
पुरस्कार एवं दंड। व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए कई बार प्रशंसा, धन्यवाद, पदक और प्रमाण पत्र आदि के रूप में उसे पुरस्कार दिया जाता है। नियंत्रण का दूसरा तरीका दंड है। जुर्माना, शारीरिक श्रम, फांसी एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न के द्वारा भी व्यक्ति को नियंत्रित रखा जाता है। गिलिट एवं रिनहार्ट ने सामाजिक नियंत्रण के दो तरीकों का उल्लेख किया है, एक शिक्षा का सामाजिकरण और दूसरा सामाजिक निर्देश जैसे पुरस्कार एवं दंड। ECH ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों पुरस्कार एवं दंड तथा सुझाव और अनुकरण का उल्लेख किया है। फीचर ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों समूह नियंत्रण तथा संस्थात्मक नियंत्रण का उल्लेख किया है। समूह नियंत्रण में नियंत्रणकर्ता नियंत्रित होने वाला दोनों नियंत्रण के प्रति जागरूक होते हैं, वे जानबूझकर स्वेच्छा से इस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। संस्थात्मक नियंत्रण व्यक्ति का संस्कृति के अचेतन व अतार्किक प्रत्युत्तर होता है। व्यक्ति जब एक सांस्कृतिक पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं तो वे अपनी संस्कृति से संबंधित व्यवहारों को अचेतन रूप से बिना सोचे विचारे ही अपना लेता है तथा स्वतः ही उसके अनुरूप कार्य करने लगता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो भागों में बांटा है। गुरविच एवं मूर का संगठित एवं असंगठित नियंत्रण वास्तव में औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण ही है। औपचारिक नियंत्रण लिखित एवं निश्चित कानूनों तथा नियमों द्वारा किया जाता है। उसके पीछे राज्य और सरकार की शक्ति निहित होती है। नियमों का पालन कराने के लिए औपचारिक संस्थाएं और न्याय की व्यवस्था होती है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा दंडित भी किया जाता है। इस प्रकार कानून, न्यायालय, पुलिस, जेल औपचारिक नियंत्रण के ही उदाहरण हैं। दूसरी ओर आदिम, सरल और ग्रामीण समाजों में प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, विश्वासों, हास्य, व्यंग, जनमत, आलोचना, संस्कार एवं धर्म आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। यह नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। आज के आधुनिक जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों की उपयोगिता और महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों पर चर्चा की। तो हमने देखा कि कूले ने किसकी बात की, चेतन और अचेतन नियंत्रण की। कॉलमैनहीम किसकी बात करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की। वहीं किम्बॉल यंग सकारात्मक और नकारात्मक इसकी नियंत्रण की बात करते हैं। गुरविच और मूर ने कहा कि संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण होता है। लेपियर ने सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात की। तो इस प्रकार से हमने नियंत्रण के जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्वरूप बताए गए, आज उनकी बात की कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप किसे कहोगे। इस प्रकार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किम्बॉल यंग ने कौन से टाइप बताए, कॉलमैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात की, गुरविच और मूर ने आपका संगठित, असंगठित और सहज की बात की। तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो आपके चेतन और अचेतन की कूले ने बात की। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किम्बॉल यंग के द्वारा बताए गए सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की चर्चा करें, कॉलमैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के कौन से प्रकारों की चर्चा की। तो आप जब अध्ययन करें तो आप इस तरीके से करें। धन्यवाद।